गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने बीएफएम में मॉड्यूल बी का यूनिट 10 स्टार्ट करेंगे। बीएफएम के जो हमारा मॉड्यूल बी है उसमें हमारी यूनिट 10 रह गई थी, क्योंकि ये सबसे बड़ी लगभग 83 पेजेस में आपकी जो है ये चैप्टर है और बहुत लंबी चैप्टर, रिस्क रेगुलेशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जरा उसको देखें, फिर देर आफ्टर हम इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स और इस पे चलेंगे, आपको एमसीक्यूज पे। ठीक है, इसमें मेनली जो हमें पढ़ना है, रेगुलेशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री, नीड फॉर रिस्क बेस्ड रेगुलेशन इन चेंज वर्ल्ड इन्वायरमेंट, बेसल वन कैपिटल अकॉर्ड अमेंडमेंट इन टू इंक्लूड मार्केट रिस्क, बेसल टू अकॉर्ड, बेसल टू अकॉर्ड, नीड एंड गोल्स। ज़्यादातर ये बेसल पे रिलेटेड फ्रेंड्स, बेसल, बेसल टू एंड बेसल थ्री, प्लस इसमें जो है पिलर्स। तो सारी ये टोटल टॉपिक जो है फ्रेंड्स वो सारे बेसल से रिलेटेड है। ठीक है ना, और बेसल अपने आप में बहुत बड़ी चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करें। ऑब्जेक्टिव पहले की भांति सेम, नेसेसिटी फॉर रेगुलेटिंग बैंकिंग बिजनेस, इसकी जो ऑब्जेक्टिव है, हाउ रेगुलेशन अफेक्ट बैंक। दूसरा, गोल्स ऑफ रेगुलेशन इन रेगुलेटिंग बैंकिंग बिजनेस, सिस्टमेटिक रिस्क, क्रॉस बॉर्डर रेगुलेशन, बेसल अकॉर्ड, 96 अमेंडमेंट टू बेसल वन अकॉर्ड, बेसल टू अकॉर्ड। ये सारे जो है हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करें। रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री, नेसेसिटीज एंड गोल। सबसे पहला जो हमारा इसमें है, इस टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंकिंग इंडस्ट्री में रेगुलेशन की क्यों जरूरत पड़ी। अब आप एक चीज यहाँ देखिए, फर्स्ट लाइन से क्लैरिफाई हो जाएगा। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर रेगुलेटेड यूजुअली बाय मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द लैंड। ठीक है, जैसे अपने यहाँ जो भी है रेगुलेशन कौन करता है, बैंक। मॉनेटरी पॉलिसी हमारी आरबीआई रेगुलेट करती है ना बैंकिंग इंडस्ट्री को। ठीक है, दिस इज बिकॉज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है, बैकबोन है इकोनॉमी की। A healthy and strong banking system is a must for any economy to function smoothly and prosper. कोई भी इकोनॉमी अगर अच्छी होगी तो उसकी क्या होगी, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम अगर होगा तो उसकी इकोनॉमी अच्छे से चलेगी। एज वी हैव सीन, बैंक हैव रिस्क एंड रिस्क टेकिंग इज देयर बिजनेस। बैंक में क्या है, हम लोग तो हमेशा रिस्क से ही तो खेलते हैं, आइदर वो ऑपरेशन पार्ट हो और या क्रेडिट पार्ट हो, दोनों पार्ट में हमारे रिस्क ही रिस्क है। बट इफ रिस्क टेकिंग इज नॉट रेगुलेटेड प्रॉपरली, बैंक में फेल। अगर हम रिस्क को ठीक से रेगुलेट नहीं करते हैं तो क्या होगा, बैंक की फेल होने की संभावना है। एंड इट वुड हैव ए डिसास्ट्रस इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। ठीक, देयरफॉर मॉनेटरी अथॉरिटी अक्रॉस द वर्ल्ड रेगुलेट फंक्शनिंग ऑफ द बैंक्स। जो भी मॉनेटरी अथॉरिटी होते हैं किसी भी कंट्रीज के, उस एरिया के, तो वो क्या करते हैं, बैंकों को रेगुलेट करते हैं। इन इंडिया फंक्शन एज वेल एज नो इज विद द आरबीआई, कंट्री मॉनेटरी अथॉरिटी। इंडिया में कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई करता है। तो रिस्क रेगुलेशन की क्यों जरूरत है, रिस्क रेगुलेशन जो है, सॉरी, रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि रिस्क है। रिस्क को हमको रेगुलेट नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, हर तरह से इफेक्ट है, इधर इकोनॉमिक पे हो और बैंकिंग सिस्टम पे हो, उसकी स्मूथ फंक्शनिंग पे हो, तो ये सब जगह जो है इस पर इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए हमें रेगुलेशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, अभी कहता है रेगुलेशन हैव अ डिसाइसिव इम्पैक्ट ऑन द रिस्क मैनेजमेंट। द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेट ऑफ constraints and guidelines that inspire risk management practices and stimulate the development of and enhancement of the internal risk models and risk management process of a bank। ठीक है, रेगुलेशन प्रमोट्स, रेगुलेशन क्या प्रमोट करता है, बेटर डिफिनीशन ऑफ रिस्क। रेगुलेशन जो है बेटर डिफिनीशन ऑफ रिस्क प्रमोट करता है and create incentive for developing better methodology for measuring risk. Regulation have several goals. रेगुलेशन के सेवरल गोल्स है। सबसे पहला क्या है,
improving the safety of banking industry by imposing capital requirement in line with the bank risk। ठीक है, improving the safety of banking industry, बैंक की सेफ्टी को improve करना by imposing capital requirement, क्या करता है, capital requirement के रूप में in line with the bank's risk। नोट, यहाँ पर देखिए नोट में लिखा हुआ है, रेगुलेटरी अथॉरिटी इम्पोज रिकॉग्निशन ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द कैपिटल एडिक्वेसी प्रिंसिपल and the risk-based capital, which means bank capital should be in line with the risk. This implies a quantitative assessment of a risk as well, leveling the competitive playing field of the bank through setting common benchmark for all players, promoting sound business and supervisory practice, ठीक है, controlling and monitoring systematic risk। तो ये क्या है, ये गोल्स के प्रकार में जितने नंबर ऑफ गोल्स हैं, इसमें क्या होता है, इम्प्रूविंग द सेफ्टी ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री, दूसरा लेवलिंग एंड competing playing field of the bank through setting common benchmark for all players, promoting sound business and supervisory practice, controlling monitoring system, protecting interest of the depositor and depositor cannot impose a real market discipline। अब यहाँ पे पहला सबसे पहले आता है सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, सबसे बड़ा चीज देखिए, जैसे ये एक है, ठीक है, कोई चीज यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, अब ये हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री हो गई, इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस जुटे हुए हैं, अगर बीच में कोई भी चीज एक प्रॉब्लम में क्रिएट होती है अगर इधर से, तो ये सारे के गिरने का डर है, तो इसे ही हम सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। तो सिस्टमेटिक रिस्क इज अ रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ द होल बैंकिंग सिस्टम। ये क्या होता है, सारे बैंक के फेलियर, सिस्टमेटिक रिस्क जो है ना, वो रिस्क ऑफ ए फेलियर ऑफ द होल बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। एन इंडिविजुअल बैंक फेलियर इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेस ऑफ द सिस्टमेटिक रिस्क। मान लीजिए, ठीक है ना, एक बैंक है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक बैंक ने जो है किसी ए से व्यवसाय किया, बी से किया, सी से किया, ठीक ना, बी ने डी से किया, सी ने ई से किया, ए ने फिर मान लीजिए एफ से किया, ठीक है, इससे बिजनेस किया, मान लीजिए इसने 1 रुपये इसको दिए, 1 रुपीज इसको दिया, इसने इसको 50 पैसे दिए, फिर इसने जो है जी को फिर 50 पैसे दिए। इनकेस ये अगर चुकाने में, यहाँ रिवर्स करने में प्रॉब्लम इसको आ रही है, तो इससे क्या होगा, फिर इसके पैसे यहाँ से फिर यहाँ नहीं वापस होंगे, इधर से पैसे वापस नहीं होंगे, तो ये सारे क्या है, एक सिस्टम में है। मीन्स एक एक बैंकिंग इंडस्ट्री या एक सिस्टम अगर कहीं पे कोलैप्स करता है, तो उससे सारी सिस्टम जो है कोलैप्स करती है, इसे ही सिस्टमेटिक रिस्क बोलते हैं। दिस हैपन बिकॉज ऑफ ए हाई इंटर रिलेशन दैट एग्जिस्ट ऑन ए ongoing between bank through mutual lending and borrowing and other commitment। The failure of a single bank generate a risk of failure। कोई भी बैंक, एक सिंगल बैंक फेल हो गया तो क्या जनरेट होता है, रिस्क ऑफ फेलियर फॉर ऑल बैंक that have ongoing commitment with the defaulting bank। Receivable from the failed bank become non-available, putting in a counter। Receivables from the failed bank become non-available, putting the counterparty bank into a cash fund crunch। In fact, because of the contagion effect, all bank may affected, triggering of systematic risk। Systematic risk is a major challenge in for the relief। तो सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, मेजर चैलेंज होता है रेगुलेटर्स के लिए। जो सेकंड हमारा है, द नीड फॉर रिस्क बेस्ड रेगुलेशन इज ए चेंज वर्ल्ड एनवायरनमेंट, ठीक है ना। रिस्क बेस्ड रेगुलेशन जो है आज के वर्ल्ड इन्वायरमेंट में क्यों जरूरी है, तो कहता है नंबर ऑफ फैक्टर्स हेल्प स्टेबलाइज बैंकिंग इन्वायरमेंट इन द 70s। एक उदाहरण दिया 1970s में जो है, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स थे जिन्होंने बैंकिंग इन्वायरमेंट को स्टेबलाइज किया। स्ट्रॉन्ग एंड constraining regulations weighted heavily on the bank management। Commercial banking meant essentially collecting resource of the and lending sorry friends। तो कहता है लिमिटेड कंपटीशन फैसिलिटेट फेयर एंड स्टेबल प्रॉफिट। पहले क्या होती थी, आज के डेट में आपकी बैंकिंग जो है फ्री है, पहले क्या होती थी, कंट्रोल्ड बैंकिंग होती थी, जिसमें आप देखे होंगे कि सेविंग के जो रेट होते थे वो भी आरबीआई डिसाइड करती थी, ठीक है ना। लोन्स के भी जो है कुछ हद तक रेट आरबीआई डिसाइड करते थे।
तो ये क्या पहले कंट्रोल्ड बैंकिंग थी, बाद में ये फ्री हो गया। फ्री होने का मतलब क्या होगा, बैंकों ने अपनी तरफ से फिर स्प्रेड करना शुरू किया। स्प्रेड किया तो वहां क्या हुआ, रिस्क आना शुरू हुआ। तो उसकी जगह पे, तो उसी रिस्क को कंट्रोल करने के लिए रिस्क रेगुलेशन की जरूरत पड़ी। Concern for the safety of industry and monetary management were the main priority of the regulators. The rule limited the scope of operation of the various credit institutions and limited their risk as well. There were low incentive for change of competition. ठीक है, अब यहाँ पर आ गया deregulation in bank economy came to promote faster growth. डीरेगुलेशन जब हुआ ना, पहले रेगुलेटेड था ना इकोनॉमी, रेगुलेटेड इकोनॉमी था, 1991 में अपना डीरेगुलेशन शुरू हुआ था ना। कम promote faster growth as a regulated environment hardly provides any incentive for competition and change. Deregulation increased competition between, deregulation से क्या हुआ, competition increase हुआ between players unprepared by their past experience, thereby resulting in a increasing risk for the system. Competition also prompted globalization, cross-border transaction which resulted from the global competition created by the multinational enterprises. ठीक है, increased a regulatory framework on the cross-country basis for economic risk reconciliation, risk control, and yet maintaining a level playing field for fair competition become necessary. This was undertaken by the Basel Committee on Banking System. तो इसमें क्या हुआ, फिर BCBS जो बना उसने अंडरटेक किया किस चीज को, ये रिस्क रेगुलेशन को। अब यहाँ पे कहता है कि वाई BCBS, BCBS की क्यों जरूरत पड़ी भाई आपको, यहाँ पे देखिए। BCBS मतलब क्या होता है, BCBS का मतलब बताइए आप लोग, फिर से देखिए। बैंकिंग कोड एंड सॉरी बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ठीक है ना। बेसल कमिटी हम लोग, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन जिसको BCBS बोलते हैं, ठीक है ना। तो BCBS क्या है, 1974 में नंबर ऑफ बैंक हैड रिलीज ड्यूस मार्क टू बैंक हस्टेड इन फ्रैंकफर्ट एक्सचेंज फॉर डॉलर पेमेंट डेट वेयर टू बी डिलीवर्ड इन न्यूयॉर्क, ठीक है। 1974 में कुछ बैंकों ने जो है ना रिलीज किया क्या, ड्यूसमार्क टू ए बैंक हस्टेड, हस्टेड बैंक थी इन फ्रैंकफर्ट में, in exchange for dollar payment that were to be delivered in New York. Due to differences in time zones, there was a lag in the dollar payment to counterparty bank, during which bank hosted was liquidated by German regulators, ठीक है। That is बिफोर द डॉलर पेमेंट कुड बी इफेक्टेड। अब मान लीजिए कि ठीक ना, ये इन्होंने कहा कि कुछ बैंक जो थे उन्होंने क्या हुआ, ड्यूस मार्क रिलीज किया किसको, हस्टेड बैंक को फ्रैंकफर्ट में, फ्रैंकफर्ट मतलब जर्मनी में, किसके बदले में, फॉर एक्सचेंज ऑफ डॉलर पेमेंट। और इसको कहाँ डिलीवर होना था, न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। तो ये जर्मनी जो है ना, जर्मन में फ्रैंकफर्ट है, यूरोप में है, और ये न्यूयॉर्क, ठीक है, अमेरिकन महाद्वीप में है। तो दोनों में टाइम जोन का डिफरेंस है। अब जब तक यहाँ से रिपोर्ट इसकी पहुंचेगी या यहाँ से इसकी रिपोर्ट पहुंचेगी तब तक जो है नेचर चेंज हो गया। उसी बीच में क्या हुआ, हस्टेड बाय लिक्विडेटेड बाय जर्मन रेगुलेटर्स, जर्मन रेगुलेटर्स ने इसको लिक्विडेट कर दिया। तो फिर क्या हुआ, बिफोर डॉलर पेमेंट से पहले। द रिस्क फॉर सेटलमेंट ऑफ दिस अराइजेस फ्रॉम टाइम डिफरेंस कम टू नोन एज हस्टेड रिस्क। तो जो इस सेटलमेंट में जो आपकी रिस्क अराइज हुई टाइम जोन के जोन में जो डिफरेंस आया उसे ही हस्टेड रिस्क बोलते हैं। द हस्टेड इंसिडेंट प्रोम्प्टेड द G10 कंट्रीज, G10 इज नाउ 28 कंट्रीज, ठीक है। पहले G10 था जिसमें बहुत धीरे 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 लोग शामिल होते होते G28 हो गया, ठीक है ना। टू फॉर्म towards the end of 1974 the Basel Committee on Banking Supervision under the auspices of the Bank for International Settlement, comprising the central bank governors from the participating countries. Since the inception, Basel Committee has expanded its membership from G10 to G45. अब बेसल कमिटी में पहले G10 मेंबर थे, ठीक है, अभी इसके G45 मेंबर हो गए हैं from 28 jurisdictions, starting from Basel Concordat first issued in 1975 and revised several times since. The committee has established a series of international standards for a banking regulation, most notably in landmark publication
of the acquired by capital adequacy, we are commonly known as Basel 1, 2, 3 most, ठीक है। तो अब कहता है BCBS has instrumental in standardizing bank regulation across jurisdiction with the special emphasis on defining the roles of regulators in cross jurisdictional situation. The committee meets 3 or 4 times in a year. बेसल की जो कमेटी है ना वो साल में 3 या 4 बार मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेसल कमेटी की जो है कितनी ग्रुप्स होती है। तो बेसल कमेटी के जो है 5 ग्रुप्स थे, ठीक है ना, उन्होंने फॉर्म करी थी। सबसे पहले जो ग्रुप थी वो कौन सी थी? फाइव ग्रुप्स थे। सबसे पहला कौन सा आया? पॉलिसी डेवलपमेंट ग्रुप्स। दूसरा सुपरविजन एंड इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप, ये किसके थे? बेसल कमेटी के। बेसल कंसल्टेशन ग्रुप, माइक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ग्रुप, अकाउंटिंग एक्सपर्ट, 5 ग्रुप इनके बनाए गए थे जो डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करते थे? बीसीबीएस चेयरमैन, बैंकिंग बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, एंड पार्ट ऑफ इट्स परमानेंट इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। Within each group are working groups which support a specified technical works and task forces which undertake a specific task for a limited time. High level as task force are also in place to support broader goals outside the committee group's primary activity. ठीक, तो बेसल कमेटी के कितने ग्रुप्स थे? पहला पॉलिसी डेवलपमेंट, दूसरा सुपरविजन एंड इम्प्लीमेंटेशन, दूसरा बेसल कमेटी, चौथा माइक्रो प्रूडेंशियल, पांचवा अकाउंटिंग एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। इसकी फाउंडेशन स्टोन कब रखी गई? लेइंग ऑफ द फाउंडेशन, इंटरनल कोऑपरेशन बिटवीन द बैंकिंग सुपरवाइजर। देखिए इन मई 1983 द कॉनकॉर्डाट वाज रिवाइज्ड एंड रीइश्यूड द प्रिंसिपल फॉर द सुपरविजन ऑफ बैंक। सबसे पहले देखते हैं एट द आउटसेट वन इंपॉर्टेंट एम ऑफ द कमिटी वर्क वाज टू क्लोज गैप्स इन द इंटरनेशनल सुपरवाइजरी कवरेज। सबसे पहले उनका काम क्या था? गैप को कम करना, किसमें? इंटरनेशनल सुपरवाइजरी कवरेज में, सो डैट पहला नो बैंकिंग एस्टेब्लिशमेंट वुड एस्केप सुपरविजन, कोई बैंकिंग एस्टेब्लिशमेंट जो है सुपरविजन से छूटे नहीं। सुपरविजन वुड बी एडुकेट एंड कंसिस्टेंट अक्रॉस मेंबर जुरिडिक्शन, क्या होना चाहिए? सफिशिएंट होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन वाज पेपर इशूड इन 1970, सबसे पहले उन्होंने 1975 में पेपर इशू करी, केम टू नोन एज कॉनकॉर्डाट, ठीक ना। The Concordat set out principles for sharing supervisory responsibility for the banks, foreign branches, subsidiaries, and joint ventures between host and parents or home supervisory authority. In May 1983 कॉन्कॉर्ड जो है कॉन्कॉर्डाट जो है 1975 में इशूड हुआ था, 1983 में सम रिविजन्स हुए, रीइशूड एज ए प्रिंसिपल फॉर सुपरविजन ऑफ द बैंक्स फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट। In April 1990, a supplement to the 1983 Concordat was issued, ठीक है। 90 सबसे ये 3 स्टेप आप देख लीजिए। सबसे पहले कब इशू हुआ? 1975 में, फिर उसको 1983 में रिवाइज हुआ, और फिर उसके बाद जो है 1983 में 1990 में क्या हुआ? फिर आपको सप्लीमेंट्री इशू हुआ, द सप्लीमेंट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द सुपरवाइजर। उसमें क्या था? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द between supervisor of a participant in the financial market, aim to improve the cross-border follow prudential information between banking supervisors. In July 1992, certain principles of Concordat were reformulated and published as a minimum standard. ये जो कॉन्कॉर्डाट थे ना उसको रीफॉर्म्ड कर दिया गया, रीफॉर्मुलेटेड कर दिया गया, और उसको क्या है? मिनिमम स्टैंडर्ड के रूप में पब्लिश किया गया फॉर द सुपरविजन ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग ग्रुप्स एंड देयर क्रॉस बॉर्डर एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। So these standards were communicated to other banking supervisory authority which were invited to endorse them.
तीन स्टेप समझ में आ गया। सबसे पहले ये इशू हुआ 1983 में, फिर रिवाइज हुआ, फिर ये सब हुआ, इसमें सप्लीमेंट आए, फिर उसके बाद 1992 में क्या हुआ, सर्टेन प्रिंसिपल्स आए, और उसी में आया सुपरवाइजरी का कॉन्सेप्ट, सुपरवाइजरी। ठीक है। In October 1996, the committee released a report, The Supervision of Cross-Border Banking, drawn up by the Joint Working Group that included supervisor from a non-G10 jurisdiction and offshore centers. The document presented proposal for the overcoming the impediment to effective consolidated supervision of the cross-border operation of international banks. Subsequently endorsed by the supervisor from 140 countries, the report helped to forge relationship between the supervisor and home and host country. देखिए आप, एक चीज और है, the involvement of non-G10 supervisor also played a vital role in the formulation of the committee core principle. जो G10 कंट्री के लोग थे उन्होंने तो अपना किया, जो भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करी, बट G10 को छोड़ के जो कंट्रीज थी उन्होंने, जो सुपरवाइजर्स थे उनकी भी रोल इसमें इम्पोर्टेंट थी। ठीक है। The impetus of the document came from the 1996 report by G7 finance minister that called for the effective supervision of all important financial, क्या था, इफेक्टिव सुपरविजन करना था कितने सारे फाइनेंशियल मार्केट्स को, इंक्लूडिंग दोज इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिक्स। व्हेन फर्स्ट पब्लिश्ड इन सितंबर 1997, the paper is set the paper set out 25 basic principles that the Basel Committee believed should be placed for the supervisory system to be effective. After several revision, most recently 2012 में जो है ना, बहुत सारे रिविजन्स के बाद, द डॉक्यूमेंट नाउ इंक्लूड 29 प्रिंसिपल। इसमें कितने प्रिंसिपल्स हो गए हैं, 29 प्रिंसिपल्स हो गए, कवरिंग सुपरवाइजरी पावर्स, द नीड फॉर अर्ली इंटरवेंशन एंड टाइमली सुपरवाइजरी एक्शंस, सुपरवाइजरी एक्सपेक्टेशंस ऑफ द बैंक, कंप्लायंस विद द सुपरवाइजरी स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, नेक्स्ट जो आया हमारा बेसल वन अकॉर्ड। ठीक है। 10.3 जो पैरामीटर है वो क्या है हमारा, बेसल वन अकॉर्ड। बेसल वन अकॉर्ड जो सबसे पहले आया था, बेसल कैपिटल अकॉर्ड पे था ये, इसको क्या इन कब आया था, 1990 में। वॉज फर्स्ट डीरेगुलेटेड एरा इन इंडिया, डेरेगुलेशन स्टार्टेड इन 90s। हमारे यहाँ कब शुरू हुई थी, 1999 में, जब मनमोहन सिंह जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, एफएम। डीरेगुलेशन इंस्पायर्ड कंपटीशन, indeed resulted in increasing the risk of a bank. In early 1980s, the onset of the Latin American debt crisis heightened the committee concern that the capital ratio for main international bank were deteriorating at the time of growing international risk। ठीक है ना। मेन क्या था कि कोई बैंकिंग सेक्टर जब अपना एक्सपेंशन कर रहा था तो बजाय इसके अपने कैपिटल को सुरक्षित रखने के बराबर या इंक्रीज करने के को ध्यान में न रखते हुए आगे बढ़ रहा था। दिस आउटलाइन द नीड फॉर रिस्क कंट्रोल एंड लिंकिंग बैंकिंग रिस्क विद द बैंक कैपिटल। तो इसमें क्या हुआ कि बैंक, कोई भी जो रिस्क था उसके कैपिटल से लिंक किया गया ताकि जो रिस्क है उसकी समुचित भरपाई की जा सके। बेसल कमिटी पब्लिश ए सेट ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द बैंक नोन एज 98 बेसल अकॉर्ड। 98 में जो बेसल अकॉर्ड आई थी, मतलब उसमें कुछ सेट ऑफ कुछ पब्लिश किए गए थे मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के, तो उसे ही हम बेसल वन अकॉर्ड कहते हैं। दीज वेर इन्फोर्स्ड बाय द लॉ इन द G10 कंट्री 1992। ठीक। जापानी बैंक वेर परमिटेड टू एक्सटेंडेड ट्रांजिशन पीरियड, जापानी बैंक को दिया गया था ट्रांजिट पीरियड। In 1988, Basel Accord primarily sought to put a place of framework minimum capital requirement. बेसल वन अकॉर्ड में क्या था, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट था फॉर द बैंक दैट वाज लिंक्ड टू ए क्रेडिट एक्सपोजर, जो क्रेडिट एक्सपोजर का काम करता है। कीपिंग इन व्यू ऑफ द डिफरेंट अकाउंटिंग प्रोसीजर इन व्यू इन अक्रॉस द वर्ल्ड, इट इज आल्सो डिफाइंड द कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी। इन्होंने कैपिटल को भी डिफाइन किया, किसके पर्पस के लिए, एडिक्वेसी पर्पस के लिए कैपिटल। In 1988, Accord called for a minimum ratio of a capital to risk weight ratio, minimum ratio of a capital to RW,
ठीक है। ये क्या होना चाहिए था, मिनिमम 8%, टू बी इम्प्लीमेंटेड बाई एंड ऑफ द 1992। अल्टीमेटली दिस फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस नॉट ओनली इन द member countries but also virtually all countries for the active international bank. The present minimum ratio for the अभी कितना है, आरबीआई ने हमारे लिए 99% कर दिया है, ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग सीसीबी कैपिटल कंजर्वेशन लॉ। बैंक एसेट वर क्लासिफाइड इनटू 5 बकेट्स। अब बैंक की जो एसेट्स होती है कितने बकेट्स में क्लासिफाई होती है, 5 बकेट्स में, दैट इज ग्रुप्ड अंडर 5 कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द क्रेडिट रिस्क कैरिंग 0%, 10%, 20, 50 and 100%. Assets were to be classified into one of these risk buckets based on the parameters of the counterparty: sovereign, bank, public sector enterprises. Collateral, ठीक है। जनरली कहता है, जनरली गवर्नमेंट डेट वाज कैटेगराइज्ड एट 0। गवर्नमेंट की जो डेट होती है वो क्या होती है, 0% रिस्क पे कैटेगराइज होती है। बैंक डेट जो होती है 20%, अदर डेट 100% पे होती थी इसमें। अब कहता है बैंक ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर सच एज परफॉर्मेंस गारंटी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट वेयर बॉट इनटू द कैलकुलेशन ऑफ रिस्क वेट एसेट्स यूजिंग द मैकेनिज्म ऑफ वेरिएबल क्रेडिट कन्वर्शन फैक्टर। ये बेसल में जो थे, फर्स्ट बेसल 1 में जो थी, उसमें क्या तीन ही रिस्क थे, तीन ही कैटेगरी बनाई गई थी उसमें रिस्क के लिए। पहला जीरो रिस्क गवर्नमेंट के लिए, बैंक की डेट पे 20% और बाकी जितने अदर डेट थे उसके 100%। मतलब आपको अगर किसी को मान लीजिए आप 1 रुपए का लोन दे रहे हैं अदर कैटेगरी में, तो वो 1 रुपए का प्रोविजन करना पड़ता था 100%। तो ये तो कैपिटल सबसे ज्यादा कंज्यूम हो रहा था ना। अब कहता है बैंक वे रिक्वायर्ड टू होल्ड capital equal to 8% of risk weight value assets since, ठीक ना, since 1980 this framework has been progressively introduced not only in member country but also almost all the other country having international bank. The accord provided definition of tier 1 और core capital। ये जो अकॉर्ड था ना, इसने एक डिफिनेशन दिया किसका, टीयर 1 या कोर कैपिटल, विच इंक्लूड इक्विटी एंड डिस्क्लोज रिजर्व, or tier 2 supplementary capital which include undisclosed reserve and asset revaluation reserve which is a part of tier 1 capital in India, general provision and non loss reserves, hybrid and debt capital instrument, ठीक है। This accord provided a detailed definition of capital tier 1। tier 1 में क्या क्या था, इंक्लूड इक्विटी एंड डिस्क्लोज रिजर्व। और टीयर 2 में क्या था, सप्लीमेंट्री कैपिटल। सप्लीमेंट्री कैपिटल में क्या होता था, अनडिस्क्लोज रिजर्व एंड एसेट रिवोल्यूशन रिजर्व विच इज पार्ट ऑफ टीयर 1 इंडिया। एसेट रिवोल्यूशन रिजर्व जो थी वो इंडिया में टीयर 1 की पार्ट है। जनरल प्रोविजन एंड लोन रिजर्व एंड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आया हमारा, उसमें नेक्स्ट क्या हुआ, 1996। इसमें क्या हुआ, इन 1996 बीसीबीएस पब्लिश्ड एन अमेंडमेंट टू द 1988। बीसीबीएस ने 1998 में जो ये आए थे, एक्ट आया था बेसल अकॉर्ड, उसमें क्या हुआ, अमेंडमेंट किया 1996 में, ठीक है। प्रोवाइड एक्सप्लिसिट कैपिटल कुशन फॉर द प्राइस रिस्क टू विच बैंक आर एक्सपोज्ड, particularly those arising for the trading activity. This amendment was brought into the effect in 1998। अब ये कब से लागू हुआ, 1998 से, ठीक है। Salient feature of the amendment are given below. Allow bank to use proprietary in-house model for measuring market risk. Bank using proprietary model must compute VAR daily using 99% percentile, one tallied confidence interval with the time horizon of 10 trading days using a historical observation period at least 1 year, ठीक है। तो बैंक जो था इसमें क्या था, इसको जो साइलेंट फीचर्स थे, allow bank to use proprietary in-house model for measuring market risk. Bank using proprietary models must compute VAR daily using a 99% percentile, one tallied confidence interval with a time interval of 10 days
10 trading day using historical data. तीसरा क्या था? The capital charge for the bank that use a proprietary model. तो जो बैंक प्रोप्राइटरी मॉडल यूज कर रहे थे विल बी द हायर इन प्रीवियस डे, वो क्या होती थी प्रीवियस डे से ज्यादा होती थी VAR, एंड 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज ऑफ डेली VAR। डेली VAR जो होती थी उसकी 3 टाइम्स, और प्रीवियस डे की क्या होती थी, हायर होती थी, ग्रेटर देन प्रीवियस डे preceding 60 days। यूज ऑफ बैक टेस्टिंग, ex post comparison between the model result and actual performance to arrive at a plus factor that is added a multiplication factor of the 3। ये बैक टेस्टिंग यूज करता था। अलाउ बैंक टू इशू शॉर्ट टर्म सबऑर्डिनेट डेट सब्जेक्ट टू लॉक इन टीयर लॉक इन क्लॉज टीयर 3 capital to meet a part of their market risk। Alternate standardized approach using the building blocks approach where general market risk and specific country security risk are calculated separately and added up to। ठीक है, कहता है अल्टरनेट स्टैंडर्डाइज अप्रोच जो है ना आया उसमें यूजिंग द बिल्डिंग ब्लॉक, जो क्या यूज करता था, बिल्डिंग ब्लॉक कॉन्सेप्ट को अप्रोच वेयर जनरल मार्केट रिस्क एंड स्पेसिफिक सिक्योरिटी रिस्क आर कैलकुलेटेड सेपरेटली ऑन एडेड। बैंक टू सेग्रीगेट ट्रेडिंग बुक, बैंक को क्या करना था, ट्रेडिंग बुक को सेग्रीगेट करना था। मार्क टू मार्केट ऑल द पोर्टफोलियो पोजीशन ऑफ द ट्रेडिंग बुक अप्लीकेबल टू बोथ ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द बैंक एंड नॉन बैंकिंग सिक्योरिटीज फॉर्म्स। ठीक है, तो ये इतने जो हैं अमेंडमेंट्स जो हैं 1996 में लाए गए थे। सबसे पहले allow bank to use proprietary in-house models for measuring market risk। बैंक यूजिंग proprietary model must have a VAR valuate risk होना चाहिए। ठीक है, यूजिंग 99% परसेंटाइल पर। ठीक, वन टैली कॉन्फिडेंस इंटरवल विद टाइम ओरिजिन ऑफ 10 वर्किंग डेज। तो तीसरा क्या था, कैपिटल चार्ज फॉर बैंक दैट यूजेस proprietary model will be higher than the previous day और 3 times of the daily VAR। ठीक है, यूज ऑफ बैक टेस्टिंग करना था। अलाउ बैंक टू यूज शॉर्ट टर्म सबऑर्डिनेट डेट subject to a lock-in clause। Alternate standardized approach using building blocks। Bank to segregate trading book and mark to market all portfolio positioning। तो कहता है an important aspect of the market risk amendment was that bank were for the first time allowed use internal model। बैंक को जो है ना इसमें फर्स्ट टाइम अलाउ किया गया कि आप अपनी इंटरनल मॉडल यूज करिए, वैल्यूएट रिस्क मॉडल एज ए बेसिस ऑफ मेजरिंग देयर मार्केट रिस्क कैपिटल। वो अपने मार्केट रिस्क कैपिटल को यूज करने के लिए सबसे पहले इनको वैल्यूएट रिस्क वाली जो है ना मॉडल यूज करने के लिए अलाउ किया गया, सब्जेक्ट टू द स्ट्रिक्ट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। मच द preparatory work for the market risk package were undertaken jointly by the security regulators। तो अब कहता है does the BCBS have the power to enforce। BCBS को पावर है कोई भी चीज अपनी, उसने पब्लिश तो कर दी, ठीक है, अमेंडमेंट्स भी पब्लिश कर दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसको क्या पावर है कि वो इन्फोर्स कर सके। तो BCBS को क्या है, द कमिटी डज नॉट पोजेस एनी फॉर्मल The committee does not possess any formal supranational supervisory authority and its conclusion do not and were never intended to have a legal force। कमेटी के पास कोई भी लीगल पावर नहीं है, लीगल फोर्स नहीं है। Rather it formulates broad supervisory standard and guidelines and recommends statement and best practices in the expectation that individual authority will take steps to implement। ये क्या करती है, बना के दे देती है, लेकिन वहाँ कंसर्न जो अथॉरिटी होती है इसको अपने से रिव्यू रिवीजन करके उसको जो है फिर इम्प्लीमेंट करती है वो। ठीक है, उसके बाद क्या आया, बेसल 2 आ गया, लिंकिंग ऑफ रिस्क एंड विथ कैपिटल एंड टर्म्स ऑफ द बेसल 1 अकॉर्ड नीडेड रिवीजन फॉर द फॉलोइंग रीजन। अब बेसल 1 में जो थे उसमें कुछ ना कुछ कमियां थी, तो उसको रिवाइज करके क्या नया रिवीजन लाया गया था जिसे बेसल 2 कहते हैं। तो क्रेडिट रिस्क असेसमेंट अंडर बेसल 1 वाज नॉट रिस्क सेंसिटिव इनफ। ठीक है ना, तो क्रेडिट रिस्क जो असेसमेंट था बेसल 1 में वो इतना रिस्क सेंसिटिव नहीं था,
कैपिटल नीड असेसमेंट अंडर द बेसल वन अकॉर्ड वाज नॉट बीइंग एबल टू डिफरेंशिएट। अब जो कैपिटल नीड असेसमेंट के हिसाब से जो रिस्क असेसमेंट किए गए थे बेसल वन में, वो क्या थे, एबल नहीं थे किसके लिए, तो डिफरेंशिएट बिटवीन बैंक्स विद द लोअर रिस्क एंड बैंक विद द हायर रिस्क। जब बैंक की जो है ना, बैंक जो है अब उसमें लोअर रिस्क वाले कितने हैं और हायर रिस्क वाले कितने हैं, इसके बीच में बेसल वन क्या है, डिफरेंशिएट नहीं कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपोजर ऑन ए कंपनी विथ ट्रिपल ए रेटिंग एंड कंपनी विथ बी रेटिंग, दोनों में 100% प्रोविजन आपको करना होता था, ठीक है ना। इट प्रोमोट्स फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट रेदर देन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। एक किस पे क्या करता था, ये प्रमोट करता था फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए, किसके ऊपर, रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट के ऊपर, ना कि मार्केट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के ऊपर। Capital requirement for the all corporate account being the same, it is encouraged financing of the assets with more risk for the higher return. Whereas the sound decision should take into the account risk and the return characteristics of an assets. It was discouraged. Whereas a sound decision should take into account risk and return characteristics of the assets. ठीक है। It was discouraged as the capital requirement was not differentiate between the risk characteristics of the assets. अब यहाँ तीसरा क्या था, इट डिड नॉट रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ क्रेडिट रिस्क मिटिगेंट। ये रोल को रिकॉग्नाइज नहीं करता था कौन, बेसल वन, सच एज ए क्रेडिट डेरिवेटिव सिक्योरिटाइजेशन कोलेटरल एंड गारंटी इन रिड्यूसिंग क्रेडिट रिस्क। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट ऑपरेशनल रिस्क ऑफ द बैंक। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव टू रिवाइज इन 98 अकॉर्ड हैज बीन, जो मेन ऑब्जेक्टिव था 98 के अकॉर्ड को रिवाइज करने के लिए, उसमें क्या था, टू डेवलप ए फ्रेमवर्क दैट वुड स्ट्रेंथन द साउंडनेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम, to ensure that it does not become a source of competitive inequality among internationally active banks। ये क्या होना चाहिए, ये सोर्स ना बने किसके लिए, कॉम्पिटिटिव इनइक्वलिटी के लिए, बिटवीन किसके बीच, इंटरनेशनल बैंक्स के, and yet have to a capital adequacy regulation that is sufficient constant to help promote the adoption of a strong risk management practices by the banking industry। ठीक है, तो आ गया भाई बेसल टू आ गया। फिर बेसल टू कब आया, 1999 में, ठीक है। तो 1999 में जो है कमिटी इशूड ए प्रपोजल फॉर न्यू कैपिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क, ठीक ना। पहले क्या था, कुछ भी हो, गवर्नमेंट हो तो 0%, बैंक हो तो 20%, और अदर कोई भी डेट दे तो 100% उसमें कैपिटल आपको अलग करके रखना था बेसल वन में, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन बाद में इसमें जो है बेसल टू ने इसको रिवाइज किया, वो किसके बेसिस पर, to replace 98 accord. This lead a release of revised capital framework in 2004, ठीक है, जनरली नोन एज बेसल टू। इसमें क्या था, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सबसे मिनिमम कैपिटल क्या रिक्वायरमेंट है, विच साउट टू डेवलप एंड एक्सपैंड स्टैंडर्डाइज्ड रूल सेट ऑफ 1988 accord, supervisory review for an institution, capital adequacy and internal assessment process, effective use of disclosure as a lever to strengthen market discipline and encourage sound banking practices, ठीक है। The new framework was designed to improve the way regulatory capital requirements reflect underlying risk to better address the financial innovation that है। देखिए the new framework क्या था, was designed to improve the way regulatory capital requirement, कि रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, रिफ्लेक्ट अंडरलाइंग रिस्क को देखते हुए, एंड बेटर एड्रेस द फाइनेंशियल इनोवेशन दैट हैड अकर्ड इन ए रिसेंट ईयर। द चेंजेस एम्ड at rewarding and encouraging continued improvement in the risk measurement and control, ठीक। अब एक चीज यहाँ देखिए आप फिर से, द फ्रेमवर्क पब्लिकेशन जून 2004 followed almost sorry friends, almost 6 years of the intensive preparation, 6 साल इनका ये कहना है। चलिए हटाइए। Following to the June 2004 release, which focused primarily on banking book, the committee turned its attention on trading book। 2004 में जो इन्होंने किया था वो किस पे फोकस था, बैंकिंग बुक पे, बाद में इन्होंने ट्रेडिंग बुक के ऊपर
किया इन क्लोज कोऑपरेशन विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, इसको IOS को, द इंटरनेशनल बॉडी ऑफ सिक्योरिटी रेगुलेटर्स, द कमिटी पब्लिश्ड इन जुलाई 2005, जुलाई जून 2004 में इसने दिया, किसके बेसिस जो था, किस पर फोकस था, बैंकिंग बुक पे। बाद में इसने जो है 2005 में दिया एक कॉन्सेंस डॉक्यूमेंट गवर्निंग द ट्रीटमेंट ऑफ बैंक्स ट्रेडिंग books under the new framework. For ease of the reference, this new text was integrated with the June 2004 text in comprehensive documents released in June 2006. Basel II International Convergence of a Capital Measurement and Capital Standard, a revised framework, comprehensive version. ठीक है। जितने भी कमेटी मेंबर्स थे, कमेटी मेंबर्स एंड नॉन सेवरल मेंबर्स एग्रीड टू अडॉप्ट द न्यू रूल, सबने अडॉप्ट किया, albeit on varying timescales. One challenges that supervisor worldwide faced under Basel II was need to approve the use of a certain approach of risk measurement in multiple jurisdictions. ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम इनको था रिस्क मेजरमेंट को मल्टीपल जुरिडिक्शन में कैसे फेस करना। While this was not a new concept for the supervisory committee, the Market Risk Amendment 1996 involved similar requirement. ठीक है, Basel II extended the scope of such approval and demanded the an even greater degree of cooperation between the home and host supervisor. देखिए, तब बेसल में यहाँ पे आ जाइए, बेसल के 3 पिलर्स थे, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू एंड मार्केट डिसिप्लिन। तो बेसल जो था उसका स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो था, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के जो है 3 स्ट्रक्चर हैं। पहला कैपिटल फॉर क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, तीनों देख लीजिए, क्रेडिट, मार्केट, ऑपरेशन। ठीक है, अब इसमें क्या क्रेडिट रिस्क में जो है ना, इसके भी है, ये किस बेसिस पर काम करता है, तो स्टैंडर्डाइज अप्रोच, IRB अप्रोच, इंटरनल रेटिंग बेस्ड फाउंडेशन अप्रोच, इसको ऐसे कर दीजिए, और इंटरनल रेटिंग बेस्ड एडवांस अप्रोच। ठीक है ना, ये 3 चीजें हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे विस्तृत में। कैपिटल फॉर क्रेडिट रिस्क, ये मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का पार्ट है, तो वो किस पर डिपेंड है, स्टैंडर्डाइज अप्रोच में, इंटरनल रेटिंग बेस्ड फाउंडेशन अप्रोच, इंटरनल रेटिंग बेस्ड एडवांस अप्रोच। मार्केट रिस्क में क्या है, स्टैंडर्डाइज अप्रोच, ये इसमें स्टैंडर्डाइज अप्रोच रहेगा, ये प्लेन था यहाँ पे, बट यहाँ पे मैच्योरिटी मेथड रहेगा। ठीक है, ये स्टैंडर्डाइज अप्रोच रहेगा दूसरा, और इसमें क्या होगा, ड्यूरेशन मेथड रहेगा, और तीसरा क्या होगा, इंटरनल मॉडल मेथड। ठीक है, उसी तरह ये मार्केट रिस्क हो गया। ऑपरेशनल रिस्क का क्या हो गया, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, स्टैंडर्डाइज अप्रोच और एडवांस मेजरमेंट अप्रोच, ये 3 अप्रोच हमारे ऑपरेशनल रिस्क रहेंगे। ये किसके थे, पिलर 1 के पार्ट। पिलर 1 में सबसे पहला क्या हो गया, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। मिनिमम कैपिटल में कौन कौन सा आ गया, कैपिटल फॉर क्रेडिट, कैपिटल फॉर मार्केट और कैपिटल फॉर ऑपरेशन। कैपिटल फॉर क्रेडिट में कौन सा, स्टैंडर्डाइज, IRB फाउंडेशन, IRB एडवांस। कैपिटल फॉर मार्केट रिस्क में क्या हो गया, स्टैंडर्ड, मैच्योरिटी मेथड, स्टैंडर्डाइज अप्रोच, ड्यूरेशन मेथड, और तीसरा इंटरनल मॉडल बेस्ड मेथड। ठीक है, कैपिटल फॉर ऑपरेशन में क्या आ गया, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, स्टैंडर्डाइज अप्रोच, एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, पिलर जो 2 था, इसमें क्या था, इवेल्युएट रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट करना था। ठीक है, इंश्योर साउंडनेस एंड इंटीग्रिटी ऑफ ए बैंक्स इंटरनल प्रोसेस टू असेस द एडिक्वेसी ऑफ ए कैपिटल। इंश्योर मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम कैपिटल, मेंटेनेंस करना था मिनिमम कैपिटल को विथ ए PCA और शॉर्टफॉल। प्रेस्क्राइब डिफरेंशियल कैपिटल वेयर नेसेसरी, दैट इज वेयर द इंटरनल प्रोसेस आर स्लैक। पिलर 3 जो थे हमारा मार्केट डिसिप्लिन, इसमें क्या था, मार्केट डिसिप्लिन मतलब सबसे पहला था उसमें डिस्क्लोजर करिए, इनहेंस डिस्क्लोजर, कोर डिस्क्लोजर भी करना है आपको, सप्लीमेंट्री भी करना है, और टाइमली सेमी एनुअल करना है। ठीक है, अब यहाँ बैंक ऑफ इंडिया में जो है, बैंक ऑफ इंडिया में कहता है, बैंक इन इंडिया वे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेट रेशियो। ठीक है ना, जो कैपिटल टू रिस्क वेट रेशियो होगा, करार जो होगा, मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेट रेशियो, ये क्या होना था, 8%। कब तक, 1999 तक। ठीक, और इसके बाद इन्होंने RBI ने इशू कर दिया 9%। ठीक, हमारे यहाँ क्या है, अब ये बेसल 3 आ गया। Even before Lehman Brothers collapsed in 2008, the need for fundamental strengthening of the Basel II framework had become apparent. The banking sector entered the financial crisis with too much leverage,
and adequate liquidity buffers. यहाँ पे देखिए, in September 2010, a group of governors and heads of supervisions announced higher global minimum capital standard for commercial bank. This followed an argument reached in July 2010 regarding the overall design of capital and liquidity frame package, now referred as Basel III. सितंबर 2010 में ये किसने, ग्रुप ऑफ गवर्नर्स ने मिलकर बेसल 3 को फॉर्मुलेट किया. In November 2010, the new capital and liquidity standards were endorsed in G20 Leaders Summit in Seoul and subsequently agreed at December 2010 Basel Committee meeting. Basel III में क्या था? The proposed standards were issued by the committee in mid-December 2010 and have been subsequently revised. The December 2010 version were set out in Basel III International Framework for Liquidity Risk Management. किसके लिए था? लिक्विडिटी रिस्क मेजरमेंट के लिए, स्टैंडर्ड्स के लिए, मॉनिटरिंग एंड बेसल 3. A global regulatory framework for more resilient banks and banking system. The enhanced Basel framework revised and strengthened three pillars established by the Basel II. It is also extended the framework with several innovations. ठीक, देखिए इसमें क्या था? An additional layer of common equity and capital conservation buffers that when this layer is breached, the strict payout to help meet the minimum capital equity requirement. एक एडिशनल लेयर दिया गया किसकी, कॉमन इक्विटी की, द कैपिटल कंजर्वेशन वेफर सीसीबी दिया गया था. ठीक है ना, हमारे यहाँ 9% है, आपको ये रखना है, कैपिटल मेंटेन करना है सीसीबी को छोड़ के. ठीक है ना, एक एडिशनल लेयर क्या है बेसल 3 में, सीसीबी दिया गया. एक काउंटर साइक्लिक कैपिटल वेफर सीसीबी बोलते हैं, which places restriction on participation by bank in system wide credit booms with the aims to reduction their losses in credit bust. A leverage ratio, a minimum amount of loss observing capital. leverage ratio क्या होता है? कोई भी ऐसा कैपिटल जो लॉस को बियर कर सके. ठीक है, to all bank assets and off balance sheet exposure regardless in risk weighting. Liquidity requirements, a minimum liquid ratio, the liquidity coverage ratio intended to provide enough cash to cover funding needs over a 30-day period in with stress and longer term ratio. The net stable funding ratio, NSFR. ठीक है ना, intended to address maturity mismatch over an entire balance sheet. Additional proposal for systematically important banks included requirement for supplementary capital, augmented contingent capital, and strengthened agreement for cross-border supervision and resolution. In January 2012, जनवरी 2012 में जो है 2012 में the GHOS endorsed a comprehensive process proposed by the committee to monitor members implement. चलिए हटाइए, देखिए यहाँ पे एक आते हैं. Turning the minimum capital requirement, the higher minimums of the common equity tier 1 capital were phased from 2013 and become effective from beginning of. जो tier 1 capital था वो क्या होना था, phased out होना था, phased in होना था, phased in होना था 2013 से, और इफेक्टिव कब से था, 2015 से. तो इसमें था द मिनिमम कॉमन इक्विटी टियर 1 रिक्वायरमेंट इंक्रीज फ्रॉम 2% and 4% to 3.5% and 4.5% रिस्पेक्टिवली एट बिगनिंग 2003. इसका एक चार्ट बन जाएगा फ्रेंड्स आराम से. मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ 4%, 5.5% रिस्पेक्टिवली इन द 2015 में 4.50 and 6% respectively. The 2.5% capital conservation buffer will also comprise capital equity, common equity, and in addition to the 4.5% minimum requirement will be phased in progressively January 2016 and will be become it. चलिए यहाँ पे एक नीचे में दिया होगा फ्रेंड्स, देखते हैं इसे दिया है कि नहीं दिया.
लेकिन यहाँ इसको आगे एक दिया होगा, ये ब्लॉक दिया होगा, टेबल दी होगी, ठीक है ना। लीवरेज, इसके बाद बोलता है द लीवरेज रेशियो आल्सो बी फेज्ड इन ग्रेजुअली, द टेस्ट सो कॉल्ड पैरेलल रन period began in 2013 and will be run in 2007 with a view to mitigating a pillar 1 treatment on a 1st January 2018 based on the review and appropriate calibration. Liquidity coverage ratio will be phased in for January 2015 and will require bank to hold a buffer of a high quality liquid assets sufficient to deal with the cash outflows. देखिए बेसल 3 कैपिटल रेगुलेशन जो है हमारे इंडिया में लागू नहीं है अभी। Basel III reforms are the response of Basel Committee of Banking Supervision to improve the banking sector ability to absorb shocks arising from the financial and economic stress, whatever the source, thus reducing the risk of a spill over the financial sector to the real economy. During Pittsburgh Summit in 2009, the G20 leader committed to strengthen the regulatory system for the banks and other financial firms and also act together to raise कैपिटल स्टैंडर्ड टू इम्प्लीमेंट स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल कंपनसेशन स्टैंडर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक पैकेज आया, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन रिलीज कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स पैकेज बेसल 3, ए ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर मोर रिसिलेंट बैंक्स एंड बैंकिंग सिस्टम नोन एज बेसल 3, 2010 से आया, ठीक है। बेसल 3 में क्या था, strengthen the bank level, that is micro prudential regulation, with the intention to raise the resilience of the individual banking institution in a period of stress, ठीक है, स्ट्रेस के पीरियड में। These new global regulatory and supervisory standards mainly seek to raise the capital and the level of capital to ensure banks that are able to absorb losses on both the going concern and gone concern basis, increase in risk coverage of the capital framework, introduce leverage ratio is serve as a backstop to risk-based capital measure, raise the standard for supervisory review process, pillar 2 and public disclosure. बेसल 3 जो है यहाँ पर रिजर्व बैंक ने कहा कि इन्होंने 2012 में जो है गाइडलाइंस इशू करी थी बेसल 3 रिफॉर्म्स के लिए, to extent applicable to the bank operating in India, but has been implemented from 13 in India phase and it will fully implemented by 2019। एक बार आप फ्रेंड्स चेक करेंगे, बेसल 3 शायद अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये यहाँ पे जो है ना, ये कब कब आपको इम्प्लीमेंट होना था, ये इसमें दिया हुआ है। Having regard the necessary upgradation of risk management framework is also capital efficiency likely to accrue the bank's adoption of advanced approaches. The following time schedule was laid down for implementation of advanced approaches for regulatory capital measurement in 2009, ठीक है ना। कौन कौन से कब तक इम्प्लीमेंट होना, देखिए आइए, इंटरनल मॉडल अप्रोच जो है फॉर मार्केट रिस्क के लिए अप्रैल 2010 से होना था, लाइकली डेट फॉर अप्रूवल ये दिया हुआ था। चलिए स्टैंडर्ड अप्रोच जो है, द स्टैंडर्डाइज अप्रोच फॉर ऑपरेशनल रिस्क, ये भी अप्रैल 10 से है। एडवांस मेजरमेंट अप्रोच जो है ऑपरेशनल रिस्क का 12 है। एडवांस रेटिंग बेस इंटरनल रेटिंग बेस अप्रोच फॉर क्रेडिट रिस्क है, अप्रैल 12 है। इस होना था। देखिए यहाँ पे बेसल 3 कैपिटल रेगुलेशन आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया विथ इफेक्ट फ्रॉम द अप्रैल 2013. Bank have to comply with the regulatory limit and minimum as prescribed under Basel 3 capital regulation. बैंक को comply करना है ongoing basis पर।
अब स्कोप ऑफ एप्लीकेशन, बैंक इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रिक्वायरमेंट एट ए टू लेवल्स, पहला consolidated group level after consolidating the assets and liability and its subsidiary joint venture associate except those engaged in the insurance and non-insurance financial companies activities, and the standalone basis, standalone solo level on its standalone capital strength on risk profile। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ रेगुलेटरी कैपिटल, कंपोजिशन ऑफ रेगुलेटरी कैपिटल में क्या क्या होता है देख लीजिए आप। कॉमन टीयर वन इक्विटी कैपिटल रेशियो क्या होगा, कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल आप ऊपर में लिखेंगे, नीचे में क्रेडिट रिस्क फॉर रिस्क वेट एसेट फॉर क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, रिस्क वेट एसेट फॉर क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल। इसी तरह टीयर वन कैपिटल रेशियो का क्या होगा, टीयर वन कैपिटल रेशियो का होगा कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल रेशियो CET1 81, तो एलिजिबल टीयर वन कैपिटल बाई डिवाइडेड बाई सेम। ठीक है, टोटल करा क्या हो गया, एलिजिबल टोटल टीयर कैपिटल हो जाएगा डिवाइडेड बाई रिस्क वेट एसेट्स। ठीक है, अब एलिमेंट कौन कौन से हैं, एलिमेंट ऑफ रेगुलेटरी कैपिटल एंड देयर क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन इन द डिफरेंस। एलिमेंट कौन कौन से, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, द टोटल रेगुलेटरी कैपिटल विल कंसिस्ट द सम ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। रेगुलेटरी कैपिटल में कौन कौन से आते हैं, टीयर वन में कैपिटल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉन कंसर्न। ठीक है, और टीयर टू को गोइंग कंसर्न बोलते हैं। रेगुलेटरी कैपिटल में कौन कौन से आ गया, टीयर वन में CET1 और 81 और टीयर टू में गॉन। ठीक है, लिमिट्स एंड मिनिमा, एज ए देखिए लिमिट्स एंड मिनिमा क्या क्या है, एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस इट हैज बीन डिसाइडेड दैट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक including local area bank and regional rural bank operating in India shall maintain minimum total capital 9%। 9% मेंटेन करना है, उसमें से आउट ऑफ टोटल रिस्क वेट एसेट कैपिटल टू रिस्क वेट करार, दिस विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इवन कंपोनेंट एज डिस्क्राइब। ठीक है, CET1 कैपिटल मस्ट 5.5%, 9% मेंटेन करना है, उसमें CET1 क्या होगा 5.5% होगा। फॉर क्रेडिट मार्केट एंड ऑपरेशनल रिस्क टीयर वन मस्ट 7% ऑफ द रिस्क वेट ऑन द ऑनगोइंग बेसिस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशनल टीयर वन क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा 1.5%, ये आपका टोटल 7% हो गया। ठीक है, अब इसमें 2% और कैपिटल आप मिला दीजिएगा तो 9% हो जाएगा टीयर टू कैपिटल, यहाँ 2% और मिला दीजिएगा तो 9% हो जाएगा टीयर टू कैपिटल। देखिए यहाँ दिया हुआ है, thus the implementation of capital ratio the CCB for capital required will be as follows। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा 5.5%, CCB आपको 2.5% रखना है 8%। ठीक है ना, ये किसका था, बेसल का। एडिशनल टीयर वन कैपिटल क्या है 1.5%। ठीक है, और ये कितने हो गए, ऊपर से जोड़ेंगे तो 7% और नीचे ये 2%। ठीक है, तो ये आपका टोटल 9% हो गया। यहाँ देखिए 8%, 1.5% एडिशनल टीयर वन कैपिटल, मिनिमम जो है 1 + 4 7%, ये 2%, 9%, 2.5% की CCB। ठीक है, ये आप एक बार चार्ट देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये एक बार अच्छा रहेगा।